हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल पाठशाला। सिविक्स की जो आपकी बुक चल रही है दोस्तों, उसका चैप्टर नंबर 4 जो है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने जो पुरानी 3 वीडियोस है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की वीडियोस भी देख ली होगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं पुराने 3 वीडियोस, अगर अभी तक आप लोगों ने उन 3 वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है तो। आज का जो चैप्टर होने वाला है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें चैप्टर का मेन सिनेरियो क्या है, मतलब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि आप लोगों को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके पहले डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है मेन थीम, मेन सिनेरियो इस चैप्टर का। उसके बाद से जैसे कि लास्ट क्लास में नोट्स के साथ आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, वैसे ही शुरू करेंगे पॉइंट वाइज। तो देखिए, पहला हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है। ओवरव्यू देखेंगे कि 3 बेसिक पिलर्स क्या हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। उसके बाद से साउथ अफ्रीका की स्टोरी से जो आपका ये चैप्टर शुरू होता है, तो साउथ अफ्रीका की स्टोरी भी पढ़ेंगे। एपरथीड लॉज क्या होता है ये पढ़ेंगे। एपरथीड लॉज के क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि आपके बुक में लाइन बाय लाइन लिखा है, तो उसको डिटेल में आप लोग को पॉइंट वाइज में फीचर्स बताने वाला हूं एपरथीड लॉज के। और उसके बाद डिटेल डिस्कशन होगा 3 बेसिक पिलर्स जो हैं, 3 की एलिमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कई सारे एलिमेंट्स का यूज होता है। एग्जाम्पल के रूप में एक साधारण एग्जाम्पल आप लोग को अगर मैं दूं, तो अगर एक सब्जी बनती है तो सब्जी में कई प्रकार के एलिमेंट्स का यूज होता है। जैसे कि सब्जी में मसालों का उपयोग होता है, नमक का उपयोग होता है, हल्दी का उपयोग होता है, और भी वेरियस टाइप्स की चीजों का यूज होता है एक सब्जी को बनाने के लिए। तो वैसे ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए कुछ की एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के बारे में ये चैप्टर आप लोग को बताने वाला है। उन 3 एलिमेंट्स जिसके बारे में इस डिटेल में डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में, वो 3 एलिमेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वर्किंग को, इसी से आपका चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ 3 बेसिक पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए कौन कौन से 3 बेसिक पिलर्स होते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। सबसे पहला होता है दोस्तों पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों की भागीदारी। जैसा कि पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक रिप्रेजेंटेटिव हम कैसे चुनते हैं, इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। इसी के बारे में डिटेल में भी डिस्कशन करूंगा मैं आगे इस चैप्टर में। दूसरा 3 बेसिक पिलर्स में दूसरा पिलर है रिजोल्यूशन ऑफ अ कंफ्लिक्ट। अगर देश में कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो एक रिजोल्यूशन के थ्रू उसको शांत किया जाता है। मतलब अगर कोई मामला ऐसा आ जाता है जो कि कंट्रोल में नहीं है, तो उसको सुलझाया जाता है, उसके एक रिजोल्यूशन पास होता है जिससे कि उस मामले पे सहमति बनती है। तीसरा जो बेसिक पिलर्स है वो है दोस्तों इक्वलिटी एंड जस्टिस, मतलब कि समानता और न्याय। इसके बारे में आगे आने वाले इस चैप्टर्स में ही आप लोग को पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कौन कौन से इन 3 बेसिक पिलर्स में क्या इसके अंदर का कंटेंट होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगला टॉपिक है साउथ अफ्रीका की जो स्टोरी से आपका ये चैप्टर शुरू हुआ है। तो साउथ अफ्रीका की कहानी से ही इस पूरे चैप्टर में जो तीनों आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, वो साउथ अफ्रीका की कहानी से आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका की कहानी। तो देखिए, जो चैप्टर शुरू होता है साउथ अफ्रीका की स्टोरी से। चैप्टर स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसा कि आप लोग को पता है कि साउथ अफ्रीका में कई प्रकार के रेसेस, मींस सेवरल रेसेस आर एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री। कई प्रकार की रेसेस साउथ अफ्रीका में रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक पीपल्स भी रहते हैं, जो बेसिकली साउथ अफ्रीकन पीपल है, यहाँ के लोकल सिटीजन हैं। व्हाइट मतलब जो वो लोग जो कि दूसरे देश से, दूसरे जगह से आके साउथ अफ्रीका में सेटल हुए हैं, वो व्हाइट पीपल्स। और इंडियंस, मतलब कि इंडियन जो बेसिकली वहां पे ट्रेड के पर्पज से जाते हैं या लेबर के पर्पज से जाते हैं। तो कई प्रकार की रेसेस कम्युनिटी साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करती थी। तो माया नायडू एक छोटी लड़की है जो कि जोहानिसबर्ग में रहती है। तो उससे कहानी शुरू होती है। अपने घर की साफ सफाई करी रहती है ये अपनी माता के साथ। तो साफ सफाई में जब वो बॉक्स को साफ करती है, उसमें से एक आर्टिकल न्यूज़पेपर पुराना निकल के आता है, और उसमें एक न्यूज रहती है कि एक लड़के को, लगभग 15 साल का लड़का रहता है, हेक्टर पीटरसन नामक एक लड़का जो कि 15 साल का रहता है, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब गोली मारकर हत्या करने की बात होती है, तो जो माया नायडू रहती है वो अपनी माँ से पूछती है कि ऐसा उसके साथ क्यों किया गया। तो उसकी जो माता रहती है, मीन्स माया नायडू की जो मदर रहती है, वो पूरी कहानी उसको बताती है कि ये जो 15 साल का लड़का है हेक्टर पीटरसन, वो और उसके कुछ साथी स्कूल में एक कैंपेन चल रहा होता है और उसके थ्रू वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं।
प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है होता है कि जो स्कूल रहता है वहां पे इसलिए इन बच्चों को फोर्स किया जाता है कि जो साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है जुलू, साउथ अफ्रीका का जो लोकल लैंग्वेज है जुलू, वो जो हेक्टर पीटरसन और उसके दोस्त जो है वो चाहते हैं कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई करें, लेकिन वहां पे जो व्हाइट पीपल्स की जो भाषा होती है उसको पढ़ाने को लेके जोर दिया जा रहा था उस स्कूल के थ्रू। तो इसी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि गोलीबारी हुई और हेक्टर पीटरसन को एक गोली लगी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यहां से आता है दोस्तों की जो सेवरल रेसेस एग्जिस्ट कर रही हैं साउथ अफ्रीका में, तो उसी को लेके कि रंग भेद के आधार पे हेक्टर पीटरसन को गोली मारी गई और उसके बाद से प्रोटेस्ट तेज हो गया दोस्तों। तो इसके बाद से जो कहानी शुरू होती है अपार्थाइड लॉज की, यहां से एक टर्म निकल के आता है अपार्थाइड लॉज। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि अपार्थाइड लॉज क्या होता है। जो माया नायडू की मां रहती है वो अपार्थाइड लॉज के बारे में भी बताती है और उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करती है कि अपार्थाइड लॉज के थ्रू, अपार्थाइड लॉज बेसिकली क्या है कि सेपरेशन, रेस के बेसिस पे कम्युनिटी को सेपरेट करना। तो उसी अपार्थाइड लॉज में क्या क्या फीचर्स हैं, अपार्थाइड लॉज से व्हाइट पीपल जो हैं साउथ अफ्रीका के, जो ब्लैक पीपल्स हैं और जो इंडियंस हैं उनमें कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो यही बेसिकली अपार्थाइड लॉज के कुछ फीचर्स हैं जिसको मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अपार्थाइड लॉज क्या होता है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेसिस पे डिफरेंट कम्युनिटी को सेपरेट करना। अब उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं जो कि माया नायडू की मां अपनी बेटी को बताती है, एक्सप्लेन करती है कि जो डिफरेंट रेसेस बिलोंग करते हैं, मींस ब्लैक, व्हाइट, इंडियंस और अदर कलर्ड रेसेस जो बिलोंग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो वही अपार्थाइड लॉज के फीचर्स में आ जाएंगे कि दे आर नॉट अलाउड टू मीट विथ ईच अदर, मतलब कि जो ब्लैक्स हुआ करते थे, ब्लैक्स, व्हाइट, इंडियंस और अदर रेसेस जो भी थी उनको एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं थी, एक दूसरे के साथ एक ही नेबरहुड में रहने की इजाजत नहीं थी, कॉमन फैसिलिटी यूज करने की इजाजत नहीं थी। मींस एक यहाँ तरह मेन यहाँ पे देखने की बात यह है कि व्हाइट पीपल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। हॉस्पिटल्स भी सेपरेट थे, व्हाइट के लिए अलग हॉस्पिटल्स थे, ब्लैक के लिए अलग हॉस्पिटल्स थे, इंडियंस के लिए और अदर कलर्ड के लिए, अदर रेसेस के लिए सेपरेट हॉस्पिटल्स थे। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी डिफरेंट हुआ करती थी। जो व्हाइट पीपल की एम्बुलेंस हुआ करती थी, मींस जो व्हाइट वहां पे दूसरी जगह से सेटल होने आए थे, उनकी जो एम्बुलेंस हुआ करती थी वो वेल इक्विप्ड हुआ करती थी। वहीं जो अदर्स थे, मतलब कि ब्लैक प्लस अदर्स को अगर हम ले ले तो इनकी जो एम्बुलेंसेज हुआ करती थी वो उतनी वेल इक्विप्ड नहीं हुआ करती थी जितनी व्हाइट की हुआ करती थी। उसके बाद से वोटिंग राइट्स भी नहीं था, केवल व्हाइट पीपल्स को वोट देने का अधिकार था। लैंड रिजर्वेशन, जो बेस्ट लैंड हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, जो अच्छी लैंड जहां पे अच्छी खेती हो पाती थी वो लैंड, मतलब कि बेस्ट लैंड जो है, बेस्ट लैंड व्हाइट के हाथ में था और जो वर्स्ट लैंड, बेकार लैंड हुआ करता था वो ब्लैक एंड अदर्स के पास हुआ करता था। तो ये बेसिक फीचर्स थे अपार्थाइड लॉज के जो कि माया नायडू की मां ने उसको बताया। तो माया नायडू को जब पता चला कि ये सब होता है, मतलब अभी वो छोटी थी, यंग एज में थी, उसको जब ये सब बातें पता चली तो उसको बहुत ही अजीब महसूस हुआ, बुरा लगा कि रेस के बेसिस पे कैसे एक कंट्री में लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो बेसिक फीचर्स था ये अपार्थाइड लॉज का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपार्थाइड लॉज की वजह से आप लोग को पता है कि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था अलग अलग पीपल्स को, खास करके कि जो ब्लैक पीपल्स हुआ करते थे उनको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फायदा, नुकसान उठाना पड़ता था। तो इसको लेके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो वहां की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो अपार्थाइड लॉज के अगेंस्ट में थी, अपार्थाइड लॉज के अगेंस्ट में थी। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो मेन लीडर थे, जो लीड कर रहे थे इस लॉ के अगेंस्ट, वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की अध्यक्षता में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपार्थाइड लॉज के अगेंस्ट में थी। तो उन्होंने बहुत सारा अपने तरफ से प्रयास किया। बहुत मेहनत के बाद 1994 में जाके साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन के उभरा। नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के अथक प्रयासों के बाद साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक कंट्री का दर्जा दे दिया गया 1994 में। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यहां से दर्जा दे दिया गया तो कौन कौन से एलिमेंट्स, आप लोग साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ लेंगे। अब यहां से क्या चीजें निकल के आती हैं कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया साउथ अफ्रीका तो यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल वोटिंग राइट्स हो गया, मीन सबका पार्टिसिपेशन होने लगा। कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था यहाँ पे उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया, मीन्स उसका सामना किया गया
दूसरा एलिमेंट यहां से आप लोग का निकल के आ जाता है, और तीसरा है इक्वालिटी एंड जस्टिस। यहां से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, सबको वोटिंग राइट्स का अधिकार हो गया, सबको इक्वल नजर से देखे जाने का मतलब कि अब व्हाइट, ब्लैक और जितने भी अदर रेसेस थे उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सब इक्वल थे और इनसे उन लोगों को न्याय मिला। तो तीन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो वो साउथ अफ्रीका की कहानी से आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब एक एक करके डिटेल में जो तीन बेसिक पिलर्स हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखिए, पहला जो एलिमेंट है बेसिक वो है पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब आप लोग सोचते होंगे कि एक कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। इसको आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, एक कंट्री में क्या होते हैं, पीपल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। हर 5 साल पे, इंडिया में हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, तो पीपल इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करते हैं। पीपल्स जो होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स के बिहाफ पे कंट्री को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब पीपल्स ने इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन किया, तो अब उनकी क्या जिम्मेदारी होती है कि वो फेयर डिसीजंस लें पीपल के बिहाफ पे। पीपल्स के लिए, जो कंट्री के ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए फेयर डिसीजंस लेना, और इससे के थ्रू क्या होता है कि पीपल जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। मींस पीपल्स के पास पावर है कि वो इलेक्शन के थ्रू किसी भी आदमी को हरा सकती है या जिता सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीपल के पास पावर होता है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इलेक्शन में किसी भी आदमी को सेलेक्ट करे, और जिससे कि वो आदमी हमारे लिए डिसीजन ले। तो आदमियों के पास, औरतों के पास, मीन्स ऑल ओवर द कंट्री में, हर कंट्री में पीपल्स के पास ये पावर होता है। अब देखिए, जो सारी गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट की जाती है कुछ फिक्स पीरियड के लिए। इंडिया के केस में 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है, 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होते हैं और उसके बाद फिर नया रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो ये हो गया पीपल्स का पार्टिसिपेशन। पीपल्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है। अब सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए कुछ अदर तरीके भी होते हैं, कुछ देयर आर ऑल्सो सम अदर वेज जिससे कि हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। 2005 में बिजली की बिल की प्राइस जो थी उसको बढ़ाने की वजह से सारी जो जनता थी वो एक तरह से कह सकते हैं रैली के थ्रू, धरना प्रदर्शन के थ्रू रोड पे आ गई थी कि बिजली की बिल के दाम जो बढ़ाए गए हैं उसको कम किया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट को जनता का इतना बड़ा आक्रोश देख के पूरी जनता जो थी वो एक साथ आके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, रैली के थ्रू, धरना प्रदर्शन के थ्रू, और कई अदर तरीके हो सकते हैं मूवमेंट के थ्रू। अब देखिए, जो अलग अलग तरीके से हम अपनी बात आप सरकार तक पहुंचाते हैं उसमें कई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ माइनॉरिटीज होते हैं, कुछ आदिवासी होते हैं, तो वो इस पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और वो अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, एक वो ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप के थ्रू अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो 2005 में बिजली की बिल जो राइज हुई थी उसमें मूवमेंट हुआ था, रैली हुए थे, सिग्नेचर कैंपेन हुए थे, धरनाज, स्ट्राइक, न्यूज़पेपर और मैगजीन ये भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया भी एक की रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जिससे कि स्मूथली एक सरकार चल सके। अब पढ़ते हैं हमारा जो दूसरा बेसिक एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो क्या है दोस्तों, रिजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट। कोई भी कंफ्लिक्ट अगर होता है तो उसके लिए रिजोल्यूशन। आइए हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो दूसरा पॉइंट है, नीड टू रिजोल्व कंफ्लिक्ट, मींस रिजोल्यूशन का कंफ्लिक्ट, जो कंफ्लिक्ट होता है उसके लिए रिजोल्यूशन निकालना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कंफ्लिक्ट आखिर होता क्यों है, व्हाई कंफ्लिक्ट अकर्स। इसके लिए जो चैप्टर 2 आप लोगों ने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन वाला, तो उसमें कंफ्लिक्ट क्यों अकर हुआ था, क्योंकि जो इंडिया है या किसी भी अदर कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो डिफरेंट टाइप के पीपल्स, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बात करते हैं, तो इसी वजह से कंफ्लिक्ट अकर होता है। एक एग्जांपल आप लोग का रिलीजियस प्रोसेशन वाला दिया है, मींस जुलूस वगैरह अगर कभी निकलता है, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसमें भी कंफ्लिक्ट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग को इसी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कावेरी रिवर वाला जो जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होता है उसके थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा इस पॉइंट का। अब देखिए, कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका स्टेट से बहती है, कर्नाटका से शुरू होती है स्टेट 1 और अदर स्टेट्स के थ्रू होते हुए वो तमिलनाडु में जाके गिरती है। तो कर्नाटका में जो कावेरी रिवर है वो अपस्ट्रीम, यहाँ पे जो डैम है वहां पे वाटर स्टोर होता है, ठीक है। कर्नाटका में डैम में वाटर स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ता है, मीन्स जरूरत क्या,
जो डैम का जो पानी का जो इस्तेमाल होता है वो इरिगेशन पर्पस के लिए होता है और जो जनरल पानी का काम आता है उसके लिए यूज होता है। अब कर्नाटका से जब पानी चलता है आगे बढ़ता है तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम ये कहा मतलब जाके गिरता है वो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु ने भी अपना एक डैम बना के रखा है और इसका बेसिकली मेन पर्पस होता है पानी जो डैम से निकलता है कि क्रॉप्स फसलों को उगाने के लिए इसका काम किया जाता है और अदर यूज के लिए, अदर जो जनरल यूज है पानी का उसके लिए यूज किया जाता है तमिलनाडु में भी। तो बात यहां से उठती है कि कर्नाटका अगर पानी छोड़ेगा तभी जाके तमिलनाडु में पानी मिलेगा, तभी जाके तमिलनाडु को पानी मिलेगा। तो इसी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है कि कर्नाटका जो है वो टाइम से पानी नहीं छोड़ता है और जिस वजह से अदर स्टेट्स, तमिलनाडु की नहीं, जब कर्नाटका से जब पानी निकलता है तो जितने स्टेट्स से होते हुए वो तमिलनाडु पहुंचता है तो उस स्टेट्स को प्रॉपर टाइम पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है। तो इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला और उस लॉ के थ्रू ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व किया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जो आया है पानी का, उसको रिजॉल्व किया गया है किसके थ्रू? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके थ्रू। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों अकर होता है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। और अच्छे से अगर आप लोग को देखना है तो जो डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस में क्या होता है, तो आइए देखते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या होता है। इक्वालिटी मतलब होता है समानता और जस्टिस मतलब होता है न्याय। अब ऐसा कहा जाता है कि एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम तभी कहेंगे जब वो अपने पीपल्स के लिए कमिटेड होती है कि उसको इक्वालिटी और जस्टिस दोनों दिलाएगी, तो उसी को हम ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब देखिए, इक्वालिटी और जस्टिस, इक्वालिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी और जस्टिस। इक्वालिटी एक ब्रॉडर टर्म है और इक्वालिटी से ही अगर हमें इक्वालिटी मिलती है, अगर लोगों के बीच में समानता देखने को मिलती है, तभी हम उसे तर्क संगत कहेंगे, तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो इक्वालिटी का रिजल्ट क्या होता है? जस्टिस। इक्वालिटी से हमें जस्टिस मिलता है। अब इक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अनटचेबिलिटी, आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के पहले भी या इंडिपेंडेंस के बाद भी अनटचेबिलिटी हुआ करती थी। कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जिनको की एक जगह पे रहने की इजाजत नहीं थी, एक कुएं से पानी निकालने की इजाजत नहीं थी, एक टेंपल में जाने की इजाजत नहीं थी, एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या था? छुआछूत का बात था, किसका था? अनटचेबिलिटी की भावना देखने को मिलती थी। तो अनटचेबिलिटी को देखते हुए हमारी सरकार ने, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस वक्त ये सोचा गया, जो हमारे लीडर्स हुआ करते थे, प्रोमिनेंट लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि अगर इस मामले को सुलझाया अभी नहीं गया तो आगे चल के ये बहुत बड़ा कारण बन जाएगा, जिससे कि भारत में शांति देखने को नहीं मिलेगा और हर वक्त हर समय लड़ाई होती रहेगी दूसरे कम्युनिटी के बीच में। तो अनटचेबिलिटी को लेके बहुत सारे कानून बनाए गए। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कानून इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को लेकर, और अब लोगों में समानता की भावना देखने को मिलती है। तो इक्वेलिटी दिया गया लोगों को, जिससे कि देश में आज इस इक्वेलिटी के टर्म को तर्क समझा जाता है और लोगों को न्याय मिलता है। तो ये तीन बेसिक पिलर्स थे आप लोग के चैप्टर के की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक पीपल्स का पार्टिसिपेशन, एक इक्वालिटी एंड जस्टिस, और तीसरा है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसके लेके रिजोल्यूशन। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका चौथा चैप्टर जो था आपके सिविक्स के बुक का वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आने वाले चैप्टर्स की बारे में डिटेल में डिस्कशन में कर दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो अदर टीचर्स की वीडियो हमारे चैनल पे आ रहे हैं उसको भी देखना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।